क्लास 12th में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम लोग अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है प्लेन। प्लेन में पिछली बार जो हमने डिस्कशन किया था वो प्लेन का जो हमने वेक्टर फॉर्म था उसके बारे में देखा था और प्लेन के कार्टेशियन फॉर्म के बारे में हमने बात की थी। प्लेन टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट जो प्लेन का कॉन्सेप्ट होता है उसमें आप इस बात का ध्यान जरूर रखें कि जब तक आपको प्लेन के नॉर्मल के बारे में नहीं पता हो, यानी हमारा प्लेन जो है किस लाइन के परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर लाइन का जानकारी होना बहुत जरूरी रहता है। वेक्टर फॉर्म में अगर हमारा प्लेन किसी पॉइंट से पास हो रहा है और उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है और जिस लाइन के वो परपेंडिकुलर है, वेक्टर फॉर्म में जिसके परपेंडिकुलर है वो अगर एन वेक्टर है, तब हम उसका इक्वेशन ऐसे लिखते हैं। यही कार्टेशियन फॉर्म में हमने जब उसको डिराइव किया था, एक पॉइंट से हमारा प्लेन पास कर रहा है और एक लाइन जिसके डायरेक्शन रेशियो, एक लाइन जिसके डायरेक्शन रेशियो हमें ए बी और सी दिए हुए थे, वहां से पास करने वाले प्लेन का इक्वेशन हमने कुछ ऐसा बनाया था। और इसी इक्वेशन से हमने प्लेन के जनरल इक्वेशन की बात की थी। प्लेन का जनरल इक्वेशन हमने इससे कैसे डिराइव किया था? प्लेन के जनरल इक्वेशन को हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया था। मल्टीप्लाई करके हमारे पास, अब यहां से समझिएगा, a का मल्टीप्लिकेशन x के साथ होगा तो हमारे पास एक क्वांटिटी ax आएगी, b का मल्टीप्लिकेशन y के साथ होगा तो हमारे पास एक क्वांटिटी by भी आएगी, और c का मल्टीप्लिकेशन अगर z के साथ होगा तो हमारे पास एक क्वांटिटी cz भी आएगी। बाकी a का अगर x1 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये तो अपने आप में कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। सेम b का अगर y1 के साथ हुआ तो ये भी हमारा एक कांस्टेंट होगा, और c का z1 के साथ होगा तो ये भी हमारा एक कांस्टेंट होगा। तीनों कांस्टेंट को एक साथ सॉल्व करके हमने उसको d नाम दे दिया था, और यही है किसी भी प्लेन का जनरल इक्वेशन। किसी भी प्लेन का ये हमारा जनरल इक्वेशन हुआ करता था। प्लेन के इस जनरल इक्वेशन में सबसे पहले चीज़ों को आप उल्टा भी सोचिएगा। चीज़ों को उल्टा सोचने का मतलब ये है कि आपने जब ये प्लेन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में लिया था तो वेक्टर फॉर्म में यहाँ पर ए वेक्टर जो है दरअसल उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर था जिस पॉइंट से हमारा प्लेन पास हुआ था, और ये एन वेक्टर जो है दरअसल इस प्लेन के परपेंडिकुलर में जो उसका नॉर्मल है ये वो वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो उल्टा सोचने का मतलब ये कि कल की डेट में अगर कहीं पर मैं वेक्टर इक्वेशन को देखूं तो वेक्टर इक्वेशन को देखने के बाद क्या मैं उससे कुछ चीज़ों को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, कुछ चीज़ों को समझ सकता हूँ कि हाँ ये जो चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है ये वाकई में यही होता है। कभी भी आप किसी प्लेन के कार्टेशियन फॉर्म को अगर देखें तो उसमें x, y और z के जो आपको कोफिशिएंट्स मिलेंगे, x का कोफिशिएंट आपका a है, y का कोफिशिएंट आपका b है और z का कोफिशिएंट जो है वो आपका c है, और ये a b c और कुछ नहीं, यही a b c जो होते हैं डायरेक्शन रेशियो होते हैं नॉर्मल के। यानी प्लेन के इक्वेशन में जो आपका x y z का कोफिशिएंट होगा वही आपके उस प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो होता है। आप इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। अगर प्लेन का इक्वेशन दे दिया जाए कार्टेशियन फॉर्म में तो वहाँ से आप उसके डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल का आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ से इस टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। किसी समतल का अभिलंब रूप कहा जाता है। नॉर्मल फॉर्म को अभिलंब रूप कहा जाता है। किसका नॉर्मल फॉर्म निकालने वाले हैं? प्लेन का। यानी किसी समतल के अभिलंब रूप के बारे में हम बात करने वाले हैं। अब सोचिए, ये जो आपका जनरल इक्वेशन है प्लेन का, इस जनरल इक्वेशन को
आप कैसे डिकोड करोगे, क्या क्या चीज़ें समझते हैं इस जनरल इक्वेशन से, हम क्या क्या चीज़ें समझते हैं। सबसे पहले हमको तो ये समझ में आया कि एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट होगा जनरल इक्वेशन में वो हमारा डायरेक्शन रेशियो होगा। क्या हम इस डायरेक्शन रेशियो को डायरेक्शन कोसाइन में चेंज कर सकते हैं? डायरेक्शन रेशियो को डायरेक्शन कोसाइन में बदलना हमने ये वेक्टर वाले चैप्टर में सीखा है। वेक्टर चैप्टर में हमने डायरेक्शन रेशियो को डायरेक्शन कोसाइन में बदलना सीखा है। कैसे? उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। तो क्यों ना इस पूरे इक्वेशन में हम इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें। मैग्नीट्यूड क्या होगा? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही इसका मैग्नीट्यूड होता है। अगर किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो अगर आपको पता हो और उसको डायरेक्शन कोसाइन में चेंज करना हो तो उसके मॉडुलस से हम उसे डिवाइड कर देते हैं। चलिए हम क्या करते हैं कि इस जहाँ से चीज़ें हमको पता है हम वहीं से शुरू करते हैं। तो वी नो दैट ये जनरल इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 का। साथ ही साथ में हमने इस बात का भी डिस्कशन किया था कि किसी भी प्लेन का इक्वेशन और स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में हमें किस तरह से कंफ्यूजन से बचना है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन जो आपने 11th क्लास में पढ़ा है 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, उसमें और यहाँ के 3D में बहुत फ़र्क है स्ट्रेट लाइन का। दोनों के इक्वेशन को लिखने का तरीका बिल्कुल अलग होता है, आप इसमें कभी कंफ्यूज मत होइएगा। बहरहाल हम वापस यहाँ पर आते हैं। हमने अपने प्लेन का जनरल फॉर्म ले लिया। अब इस जनरल फॉर्म में हम क्या करते हैं, हम इसके मैग्नीट्यूड से सबको डिवाइड कर देते हैं। मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा a अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, साथ में यहाँ x है, प्लस b अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसके साथ यहाँ y है, प्लस c अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसके साथ यहाँ z है। चूँकि डिवाइड हम मॉडुलस से कर रहे हैं तो इसमें भी आएगा, प्लस d अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इज इक्वल टू में 0 के अपॉन में भी डिवाइड होगा लेकिन रहेगा तो वो 0 ही। अब सोचिए a अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या बनता है? ये बन जाता है हमारा l, l के साथ आएगा x, ये b अपॉन क्या बनेगा? ये बनेगा m, साथ में हमारा y, और ये हमारा बनेगा n z। तब तक मैं काम करता हूँ, इस क्वांटिटी को मैं उधर शिफ्ट कर देता हूँ। उसको अगर मैंने उधर शिफ्ट किया तो यहाँ पर माइनस डी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कुछ ऐसा नजर आएगा। थोड़ी देर के लिए इस पूरे क्वांटिटी को, ये हमारा वैसे रहेगा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू, हम क्या करते हैं इस पूरी क्वांटिटी को P नाम दे देते हैं, साइड में यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, वेयर P इज इक्वल टू डी माइनस डी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बार बार क्या है, इतना लंबा क्वांटिटी लिखने से ज़्यादा अच्छा है कि हमने इस पूरे को एक छोटा सा नाम P दे दिया। अब ये जो इक्वेशन हमारे पास आया, इसे हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। किसी समतल का अभिलंब रूप ये होता है, और यहाँ पर ये जो P है, ये जो P है, आप इसको समझने का कोशिश कीजिएगा, हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि नॉर्मल फॉर्म, जब भी हम प्लेन का नॉर्मल फॉर्म लेंगे तो उस नॉर्मल फॉर्म में ये जो P होगा, ये P परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन।
किसी भी प्लेन के नॉर्मल फॉर्म में ये जो p की वैल्यू होती है, ये p की वैल्यू और कुछ नहीं, ओरिजिन से उस प्लेन पर जो हम परपेंडिकुलर डालते हैं उसके लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। मूल बिंदु से किसी समतल पर डाले गए लंब की लंबाई ये p प्रदर्शित करता है। अगर किसी क्वेश्चन में आपसे पूछ दिया गया कि ओरिजिन से इस प्लेन पर जो परपेंडिकुलर डाला जा रहा है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, या किसी क्वेश्चन में अगर आ गया कि द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन इज 5, तो ये 5 जो है आपका p का वैल्यू बनेगा। p को ध्यान रखिएगा कि p क्या कहलाता है, p कहलाता है मूल बिंदु से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन। नॉर्मल फॉर्म में जो हमारे x, y और z के कोफिशिएंट्स होते हैं वो नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अगर हमारे प्लेन का जनरल इक्वेशन लिया जा रहा है तो इस जनरल इक्वेशन में x, y, z के जो कोफिशिएंट हैं वो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो होते हैं, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो। और नॉर्मल फॉर्म में x, y, z के जो कोफिशिएंट होंगे वो नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये तो बात हो गई इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म की। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म के बाद हमने प्लेन में ऐसे क्वेश्चन को भी सॉल्व किया था जिसमें 3 पॉइंट से पास करने वाले प्लेन का इक्वेशन निकालना था। 3 बिंदु हमें दिए हुए हैं और उन तीनों बिंदुओं से गुजरने वाले समतल का समीकरण हमने निकाला था। कैसे निकाला था? हमने वहां पर जनरल इक्वेशन ये वाला लिया था, ये प्लेन का ये इक्वेशन लेकर जो हमारे 3 पॉइंट्स थे उनमें पहला पॉइंट x1, y1, z1 था, उसकी वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की थी, और इसके बाद की जो 2 पॉइंट्स थे उन दोनों पॉइंट्स को बारी बारी से इस x, इस y और इस z की जगह रख के सॉल्व करके 2 इक्वेशन बनाए थे, और उन दोनों इक्वेशंस को हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वज्र गुणनखंड विधि से हल किया था, और फिर जो हमारे सामने आया था वो था हमारा प्लेन का इक्वेशन। अब समझिए, इस तरह से बारी बारी से उस वैल्यू को पुट करके 2 इक्वेशन निकालना, उस 2 इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना अपने आप में थोड़ा लंबा होता है। अगर उसको थोड़ा छोटा किया जाए तो हमारे पास जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे उसमें क्या था, 3 पॉइंट थे। मान लीजिए कि हमारा पहला पॉइंट A है और इसके कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 है। दूसरा पॉइंट B है, इसके कोऑर्डिनेट x2, y2 और z2 हैं, और तीसरा पॉइंट C है जिसके कोऑर्डिनेट x3, y3 और z3 हैं। इन तीनों पॉइंट से पास करने वाले अगर हम प्लेन का इक्वेशन बनाना हो तो एक छोटा सा डिटर्मिनेंट मेथड भी होता है। एक छोटा सा डिटर्मिनेंट मेथड भी होता है। क्या है डिटर्मिनेंट मेथड में? हमें एक डिटर्मिनेंट सॉल्व करना रहता है और उस डिटर्मिनेंट में x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, यहाँ पर x2, यहाँ x3 माइनस x1 माइनस x1, यहाँ पर y2, यहाँ y3 माइनस y1 माइनस y1, यहाँ पर z2, यहाँ z3 माइनस z1 माइनस z1 इज इक्वल टू 0। हमें ये बस डिटर्मिनेंट सॉल्व कर देना है। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने से डायरेक्ट हमारे पास जो आंसर आएगा वो इक्वेशन ऑफ प्लेन होगा, और वो इक्वेशन ऑफ प्लेन जो है ऐसा होगा जो इन 3 पॉइंट से पास कर रहा है। दरअसल
आप इस मेथड से जिस क्वेश्चन को सॉल्व किए थे जिसमें हमने 3 पॉइंट्स लेकर प्लेन का इक्वेशन बनाया था, उसको आप इस मेथड से भी सॉल्व करके देखिए, दोनों सेम हैं। अब जरा इस फॉर्मूले को देखकर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इतना बड़ा फॉर्मूला हमें याद नहीं रहता, याद कैसे करें। याद करने का तरीका बहुत सिंपल है। हमेशा देखिए, माइनस के बाद जो आपका फर्स्ट पॉइंट था x1 y1 z1, आपका यही वाला पॉइंट हमेशा माइनस होगा। यही वाला पॉइंट हमेशा आपको माइनस करना है, x1 y1 और z1 को। x वाले के साथ आपको x1 को माइनस करना है, y वाले के साथ आपको y1 को माइनस करना है, z वाले के साथ आपको z1 को सब्ट्रैक्ट करना है। ये तो हो गया इज माइनस के बाद वाला चीज़ को आपको समझ में आ गया कि हाँ, मुझे हमेशा x1 y1 और z1 को सब्ट्रैक्ट करना है। चूँकि आप इतने समझदार हैं कि आप इस चीज़ को अच्छी तरह समझते हैं कि x वाले में से मैं x वाले को सब्ट्रैक्ट करूँगा, y वाले में से y वाले को सब्ट्रैक्ट करूँगा और z वाले में से z वाले को ही सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। बात यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद पहला लाइन x y z का है, दूसरा x2 y2 z2 का है, तीसरा x3 y3 z3 का है। चूँकि x1 में से x1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा, y1 में से y1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 हो जाएगा, z1 में से z1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसलिए x1 x2 x3 x1 x2 x3 में x1 को हमने कहीं नहीं लिया है। नहीं तो यहाँ पर अगर x की जगह x1 लिख दूँ तो ये 0 हो जाएगा, y की जगह y1 लिख दूँ तो ये 0 हो जाएगा, z की जगह z1 लिख दूँ तो ये भी 0 हो जाएगा। दूसरी चीज़, प्लेन के इक्वेशन में आपका x y z का रहना जरूरी है, तो ये हमारा वो x y z है जो हमेशा उसमें मौजूद रहता है। 3 पॉइंट से पास करने वाले प्लेन का इक्वेशन हम इस तरह से भी बना सकते हैं, और वो अपना ट्रेडिशनल मेथड तो है ही। इसी को ध्यान में रखते हुए अब हम बात करते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन की। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन क्या होता है? ये प्लेन का इंटरसेप्ट फॉर्म, इसके बारे में हम बात करते हैं। समतल का अंतःखंड रूप कहा जाता है। समतल का अंतःखंड रूप होता क्या है? ये इंटरसेप्ट क्या होता है, अंतःखंड क्या होता है? नॉर्मल पहले इसको 2D में हम समझते हैं। 11th क्लास के स्ट्रेट लाइन में आपने देखा होगा कि अगर आपने ये x एक्सिस लिया और ये y एक्सिस लिया, और अगर यहाँ पर आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया और ये स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट किया, ओरिजिन से मूल बिंदु से यहाँ तक की ये दूरी जो है ये कहलाती थी x इंटरसेप्ट। x अक्ष का अंतःखंड कहते थे हम इसे, और इस मूल बिंदु से, इस ओरिजिन से y एक्सिस का जो ये वाला पार्ट है, ये जो डिस्टेंस है, इसे कहा जाता था y इंटरसेप्ट, y अक्ष का अंतःखंड। इंटरसेप्ट कहने का मतलब कि हम बात यहाँ पर लाइन की कर रहे हैं। हम अभी 11th क्लास का डिस्कशन कर रहे हैं। 11th में जो स्ट्रेट लाइन होता था उसका इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है? इंटरसेप्ट मतलब होता है x एक्सिस पर हमने कितना डिस्टेंस कट किया है, y एक्सिस पर हमने कितना डिस्टेंस कट किया है। अब बात करते हैं हम प्लेन की। प्लेन का इंटरसेप्ट फॉर्म कहने का मतलब, प्लेन का जब डिस्कशन चल रहा है तो आपको तो ये बात पता ही है कि प्लेन जो है अपने आप में एक 3 डायमेंशनल फिगर है। प्लेन 3D में आएगा। प्लेन अगर 3D में आएगा तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक 3D की चीज़ को सोचना है। चलिए हम यहाँ पर पहले एक 3D का कोऑर्डिनेट सिस्टम लें। यह हमारा x एक्सिस है, यह हमारा y एक्सिस है और यह हमारा z एक्सिस है। अब सोचिए, एक प्लेन जो है अगर इस तीनों को कट करे, प्लेन अगर तीनों को कट करे तो
प्लेन जो है जब इन तीनों को कट करेगा तो कहीं ना कहीं पर एक्स एक्सिस को वो कट करेगा, कहीं ना कहीं पर वाई एक्सिस को कट करेगा, कहीं ना कहीं पर जेड एक्सिस को भी वो कट करेगा। मान लीजिए एक्स एक्सिस को प्लेन ने इस पॉइंट पर कट किया, वाई एक्सिस को प्लेन ने इस पॉइंट पर कट किया और जेड एक्सिस को प्लेन ने इस पॉइंट पर कट किया है। हम क्या करते हैं, इस पॉइंट का नाम ए दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम बी दे देते हैं और इस पॉइंट का नाम सी दे देते हैं। अब सोचिए, ये हमारा ओरिजिन है, इस ओरिजिन से अगर ये वाले डिस्टेंस को हम स्मॉल ए लें, यहाँ ओरिजिन से इस स्मॉल डिस्टेंस को अगर हम बी लें और इस ओरिजिन से यहाँ पर सी वाले पार्ट को अगर हम स्मॉल सी लें, तो इस 2 डायमेंशनल फिगर के रिस्पेक्ट में जब हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो हम चीज़ों को कैसे समझते हैं कि हमारे प्लेन ने एक्स एक्सिस पर ए इंटरसेप्ट काटा है, हमारे उसी प्लेन ने वाई एक्सिस पर बी इंटरसेप्ट काटा है और वही प्लेन जो है जेड एक्सिस पर सी इंटरसेप्ट काट रहा है। अगर आप इस चीज़ को अच्छे से समझना चाहते हैं, कल्पना करना चाहते हैं कि आखिर ये दिखता क्या है, आप सोचिए। आप एक बड़ा सा पेज ले लीजिए। ये पेज जो है ये आपको एक प्लेन फिगर है, एक प्लेन है। आप अपने जिस रूम में है वहाँ के कॉर्नर को देखिए, ऊपर कॉर्नर जो है उसको आप थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए कि वो आपका ये ओरिजिन है। उस कॉर्नर में आपको 3 लाइंस दिखेंगी, वो तीनों के तीनों लाइंस जो हैं एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, तो वो तीनों लाइंस जो हैं आपका एक्स एक्सिस बनेगा, वाई एक्सिस बनेगा और जेड एक्सिस बनेगा। अब जो छोटा सा पेपर आप अपने हाथ में लेके सोच रहे हैं, जरा सोचिए एक प्लाई बोर्ड के बारे में, या इस बोर्ड को समझ लेते हैं। हम इस बोर्ड को अगर निकाल लें तो ये बोर्ड जो है ये हमारा एक प्लेन है। अब इस बोर्ड को हम उस कॉर्नर में इस तरह से लेके जा रहे हैं कि कॉर्नर से जो तीनों लाइंस निकली हैं वो तीनों की तीनों लाइंस इस बोर्ड को क्रॉस करते हुए चली जाएं। तब बोर्ड का कुछ हिस्सा जो है आपको इस तरह से कटा हुआ दिखेगा। पेपर से या उस बोर्ड से जो हम उस कॉर्नर को पास करवाएंगे तब वो कुछ इस तरह से एक कटा हुआ पार्ट दिखेगा। यही कहलाता है इंटरसेप्ट। अब चलिए इस इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए, अगर हम पॉइंट ए के बारे में देखें तो ये पॉइंट ए जो है एक्स एक्सिस पर है। एक्स एक्सिस पर होने के कारण इसका वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक वैसे ही बी वाले पॉइंट को देखिए, बी वाला पॉइंट जो है वाई एक्सिस पर है तो उसका एक्स वाला और जेड वाला कोऑर्डिनेट 0 होगा। पॉइंट सी जो है जेड एक्सिस पर है तो इसका एक्स और वाई वाला पार्ट 0 होगा। तो पॉइंट ए के जो आप कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट होगा a, 0, 0। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट को हम लिखेंगे 0, b, 0 और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट को हम लिखेंगे 0, 0, c। ये है बिंदु a, b और c के निर्देशांक। अब सोचिए, अभी थोड़ी देर पहले हम यहाँ पर बात कर रहे थे, अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं तो इन 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन कैसे निकाला जाता है? क्या आपके पास यहाँ पर वही 3 पॉइंट्स हैं? बिल्कुल हैं। और इन तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, तो क्यों ना हम इन 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन निकाल लें। वही इक्वेशन बनेगा प्लेन का इंटरसेप्ट फॉर्म। क्यों? क्योंकि इसमें ए बी सी यूज हुआ है और ये ए बी सी, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर बहुत चीज़ों को ध्यान से समझिए। ये ए बी सी जो है डायरेक्शन रेशियो नहीं है, ये दिक् अनुपात नहीं है, ये इंटरसेप्ट है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अभी अभी हमने बात किया था कि इस डिटर्मिनेंट मेथड का यूज जो है हम तब करते हैं जब हम उस प्लेन का इक्वेशन निकाल रहे हों जो 3 पॉइंट से पास करता है। हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। चलिए इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए हम इन 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन निकालें। तब ये आपका x1 है, ये y1 है, ये z1 है, ये x2, y2, z2, x3, y3, z3, सब जगह वैल्यू पुट कर देना है। x, y, z वैसे ही रहेगा।
तब ये आपका क्या बनेगा, x माइनस ए y माइनस 0 और यहाँ पर z माइनस 0, नीचे में x2 माइनस x1 है। x2 आपका क्या है, देखिए x2 आपका 0 है और 0 में से x1 यानी a को आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपके पास माइनस का a आएगा। y2 माइनस y1 है, y2 माइनस y1 तो यहाँ पर आपके पास b आएगा और z2 माइनस z1 में आपके पास यहाँ पर 0 आएगा। फिर यहाँ पर x3 माइनस x1, x3 ये है, x1 ये है, माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपके पास माइनस का a आएगा। y3 माइनस y1 ये है हमारा y3 और ये है हमारा y1 तो यहाँ पर हमारे पास 0 आएगा। और z3 माइनस z1, z3 माइनस z1 तो ये आ जाएगा हमारे पास c और इज इक्वल टू में 0। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। चलिए इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर देते हैं। तो पहले हम लिखेंगे x माइनस ए, ये रो और ये कॉलम हटेगा, हमारे पास क्या बचेगा b 0 0 c माइनस y माइनस 0 को तो केवल हम y ही लिख सकते हैं, ये रो और ये कॉलम हटेगा, माइनस a 0 माइनस a c और प्लस का यहाँ z माइनस 0 में से केवल z बचेगा, ये रो और ये कॉलम हटा, माइनस ए बी माइनस ए 0 और इज इक्वल टू में 0 है। बस इसे सॉल्व करना है। यहाँ से x माइनस ए, वैसे ही यहाँ से केवल आपके पास BC बचेगा, ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, माइनस ये हमारा y, वैसे ही यहाँ से आपके पास माइनस का AC बचेगा, प्लस z ये 0 हो जाएगा, माइनस AB तो माइनस तो पहले से है तो यहाँ पर ये हमारा AB आ जाएगा और इज इक्वल टू में 0। इसे सॉल्व कर दीजिए। इसका जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो कितना सुंदर मल्टीप्लाई होकर दिखेगा, ये BC इंटू एक्स माइनस ABC, इस BC का दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर AC इंटू वाई, ये तो प्लस में है ही, हमारा AB इंटू जेड इज इक्वल टू 0। इसमें इस ABC को अगर मैं उधर भेज दूं तो मेरे पास क्या दिखेगा, यहाँ मेरे पास दिखेगा BC इंटू एक्स प्लस AC इंटू वाई प्लस AB इंटू जेड इज इक्वल टू, इस ABC को हमने इधर शिफ्ट किया है ABC। अगर मैं इस पूरे इक्वेशन में LHS और RHS दोनों में अगर मैं ABC से डिवाइड कर दूं तो देखिए क्या होगा, यहाँ भी ABC से डिवाइड होगा, यहाँ भी ABC से डिवाइड होगा, यहाँ भी ABC से डिवाइड होगा और यहाँ पर भी ABC से डिवाइड होगा। तब जरा सोचिए, इसके अपॉन में ABC, इसके अपॉन में भी ABC, इसके अपॉन में भी ABC और इसके अपॉन में भी ABC, ये BC और BC कट जाएगा, जो बचेगा वो बचेगा x अपॉन A प्लस y अपॉन B प्लस z अपॉन C इज इक्वल टू 1। और ये जो है ये कहलाता है हमारा प्लेन का इंटरसेप्ट फॉर्म। किसी समतल का अंतःखंड रूप ये होता है। यहाँ पर A, B और C जो हैं वो डायरेक्शन रेशियो नहीं हैं, यहाँ पर A, B, C जो हैं वो x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के अंतःखंड हैं। x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के ये इंटरसेप्ट हैं। मान लीजिए इसके क्वेश्चन तो बच्चे लोग स्टूडेंट्स इसके क्वेश्चन एक एक लाइन में सॉल्व करते हैं। अगर आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछ दिया कि आप उस प्लेन का इक्वेशन फाइंड आउट करिए जिसके x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के इंटरसेप्ट
-2, 3 और 5 हों। -2, 3, 5 जो है किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स नहीं बताया गया आपको। -2, 3 और 5 जो है आपको बताया गया एक प्लेन x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के जो इंटरसेप्ट काट रहा है वो -2, 3 और 5 है, तो उसका इक्वेशन फाइंड आउट करना है। उसका इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए बस a की जगह पर -2 पुट करिए, b की जगह पर 3 पुट करिए और c की जगह पर 5 पुट करिए। बाकी ये x y z वैसे ही रहेगा, 1 वैसे ही रहेगा। एलसीएम लेकर सॉल्व कर दीजिए, जो आपके पास आएगा वो होगा उस प्लेन का इक्वेशन जिसके इंटरसेप्ट -2, 3 और 5 है। तो यहाँ पर आज हम लोगों ने बात किया नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन और 3 पॉइंट से पास करने वाले प्लेन का इक्वेशन निकालने का डिटर्मिनेंट मेथड और किसी भी प्लेन के इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में।